अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। नवाज शरीफ के अमेरिका और शहबाज शरीफ के सऊदीया जाने के पीछे क्या चाल है, इमरान रियाज खान साहब ने अपनी वीडियो में बताया है। आइए सुनते हैं उन्हीं की ज़बानी। बहरहाल अब आ जाते हैं नवाज शरीफ। अब ये इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियाँ हैं जिनके बाद दुनिया में आवाज़ें उठ रही हैं। अब नवाज शरीफ अमेरिका पहुँचते हैं, इस पे मुहित पीरज़ादा ये कह रहे हैं कि नवाज शरीफ जहाँ पे आए हैं अमेरिका में वाशिंगटन, यहाँ पे कोई ऐसी मेडिकल फैसिलिटीज़ नहीं है जिनके लिए वो आए, तो लिहाजा वो अमेरिकन एस्टेब्लिशमेंट से मुलाकातें करने के लिए आए। ये बात आप अपने जहन में रखें। शहबाज शरीफ गए हैं सऊदी अरब और वो मोहम्मद बिन सलमान के जो करीबी लोग हैं उनको कायल करेंगे इस बात पे कि आप मोहम्मद बिन सलमान के साथ कुछ थोड़ा सा ऐसा माहौल बनाएं, क्योंकि मोहम्मद बिन सलमान डोनाल्ड ट्रंप के बहुत करीब है। ऐसा लगता है कि PMLN ने ये भांप लिया है कि अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप की हुकूमत आ रही है, तो इसलिए डोनाल्ड ट्रंप को वो टैकल कर नहीं सकते। उन्हें इस बात का आइडिया भी है कि डोनाल्ड ट्रंप को बेवकूफ़ भी हम नहीं बना सकेंगे, और मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट या पाकिस्तान की दीगर जो एस्टेब्लिशमेंट है, इंटरनेशनल एस्टेब्लिशमेंट, डोनाल्ड ट्रंप उनसे भी टक्कर दे लेता है। तो ऐसी सूरत हाल में मोहम्मद बिन सलमान, उन्हें लगता है कि वो एक ऐसी शख्सियत है जिसके डोनाल्ड ट्रंप के साथ बड़े शानदार ताल्लुकात हैं, तो मोहम्मद बिन सलमान के ज़रिए से इमरान खान का पत्ता साफ किया जाए। दूसरा, डोनाल्ड ट्रंप की जो एस्टेब्लिशमेंट है उसको नवाज शरीफ अगर गए हैं मिलने के लिए तो वो क्या ऑफर कर सकते हैं। मैं चंद चीज़ें आपके सामने रख देता हूं कि इमरान खान से जान छुड़ाने के लिए नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ अमरीकी एस्टेब्लिशमेंट को क्या ऑफर कर सकते हैं। देखिए, ये सब जानते हैं, तमाम दिफाई तज्जियाकार ये कहते हैं कि पाकिस्तान को अमेरिका हमेशा सऊदी अरब के थ्रू कंट्रोल करता है। तो वजीर आजम पहुंच गया सऊदी अरब और वजीर आजम का बड़ा भाई जो साबिक वजीर आजम है वो पहुंच गया अमेरिका। तो इसको आप हादसाती तौर पर ना लेंगे, ये दौरे हो रहे हैं, ये हंगामी दौरे हो रहे हैं। ये अमेरिकन एस्टेब्लिशमेंट को मेरी दानिश में इसके ऊपर कोई पक्की खबर तो नहीं दी जा सकती, ये खुफिया है सारा कुछ, लेकिन जो दिमाग समझता है या जो हालातों वाक़यात बताते हैं, मेरी दानिश में ये कोई डील लेकर गए हैं। ये क्या दे सकते हैं अमेरिका को, क्या ऑफर कर सकते हैं, तो 4-5 चीज़ें हैं जो मैंने शॉर्ट लिस्ट की हैं जो ये दे सकते हैं, और माजी में इनका ट्रैक रिकॉर्ड भी है। नंबर 1, ये ईरान पर अमरीकी हमले की सूरत में या इसराइली हमले की सूरत में ये ईरान का साथ नहीं देंगे, बल्कि ये अमेरिका की साइड पे खड़े होंगे। नंबर 1 तो ये ऑफर किया जा सकता है। नंबर 2, इसराइल की खामोश हमायत पाकिस्तान जारी रखेगा। जैसा कि आप देख रहे हैं कि जो भी इसराइल के खिलाफ एहतजाज करने के लिए पाकिस्तान में निकलता है उसके ऊपर पाकिस्तान में अटैक कर दिया जाता है, लोगों को गिरफ्तार किया जाता है। इसराइल का झंडा जो है फ़लस्तीन का उठाने की पाकिस्तान में इजाज़त नहीं है, और इसराइल के खिलाफ आप एहतजाज करें तो आपको दहशतगर्दी के मुकदमे में गिरफ्तार किया जाता है। फ़लस्तीनियों के हक़ में अगर आप निकलें तो भी आपको गिरफ्तार किया जाता है। तो एक ये बहुत सारे विजुअल्स इनके पास मौजूद हैं जिससे ये बताएंगे कि इसराइल के लिए हम गुंजाइश पैदा कर सकते हैं, और ये बहुत बड़ी ख्वाहिश है अमेरिका की और इसराइल की कि किसी तरह पाकिस्तान हमारे लिए गुंजाइश पैदा करे। इमरान खान पे ये दबाव डाला भी जाता था, इमरान खान ये बात नहीं माने थे। तीसरा, चीन से दूरी, और ये इस सिलसिले का तो आगाज़ हो चुका है, आप सब अच्छी तरह जानते हैं, बाकायदा इस पर रिपोर्ट्स आ चुकी है कि आइंदा कितने सालों में पाकिस्तान कौन कौन सी चीज़ें चीन की बंद कर देगा और कहाँ से पाकिस्तान चीन से अपने आप को पीछे हटा लेगा। ये बाकायदा रिपोर्ट्स आ चुकी है, मुझे कुछ कहने की और बताने की ज़रूरत नहीं है। नंबर 4, अफगानिस्तान में जो पाकिस्तान के ताल्लुकात हैं अफगानिस्तान के साथ, उनको अमेरिका की मर्ज़ी के मुताबिक पाकिस्तान चलाएगा। यानी आप ये देखें कि अभी पाकिस्तान में शंघाई ताउन तंजीम। नादरीन, मुहित पीरज़ादा ने अपनी एक वीडियो में बताया है कि मरियम नवाज शरीफ कैसे इमरान खान की जान की दुश्मन बनी हुई है। आइए सुनते हैं मुहित पीरज़ादा की ज़बानी। मतलब है क्या? उसका मतलब यह है कि इमरान खान की ज़िंदगी को मरियम नवाज से डायरेक्टली बराह रास्त जो है एक ख़तरा है। मैं इसके ऊपर चंद दलाइल और चंद आर्गूमेंट्स जो हैं दोनों साइड के आपके सामने रखूँगा। इसके अलावा 27वीं जो कॉन्स्टिट्यूशनल आइनी तरमीम है उसके हवाले से हुकूमत, उसकी हुकूमती नुमाइंदे जो हैं शरीफ सरदारी टोले के, वो इमरान खान की ज़िंदगी को डायरेक्टली तौर पे ख़तरा लाहक है। ये जो मरियम नवाज़ की किसी तकरीब के अंदर एक तकरीर है जहाँ बहुत से लोग मौजूद हैं, उसके बहुत से वर्जन हैं, उसके छोटे क्लिप भी हैं, उसके बड़े क्लिप भी हैं। उसके ऊपर मैंने रद्द-ए-अमल भी देखा, ना सिर्फ डॉक्टर शहबाज गिल का ट्वीट और रद्द-ए-अमल मैंने देखा, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बहुत से सपोर्टर्स और एक्टिविस्ट का रद्द-ए-अमल देखा, पाकिस्तान के प्रोमिनेंट टेलीविज़न एंकर पर्सन और व्लॉगर इमरान रियाज का मैंने उस पर रद्द-ए-अमल देखा, और भी बहुत से लोगों का मैंने रद्द-ए-अमल देखा।
اور پھر جب میں نے پہلے ایک دو کلپ دیکھے تو مجھے ایسا لگا جیسے یہ لوگ اوور ریئیکٹ کر رہے ہیں. وہ جو چھوٹا سا کلپ میں نے دیکھا مریم نواز کا, اس میں مریم نواز یہ کہہ رہی تھیں کہ میں آپ کو بتاتی ہوں کہ حالات بہتر ہو رہے ہیں, عمران خان ایک فتنہ ہے لیکن یہ فتنہ اب کمزور پڑ رہا ہے, کچھ اس طرح کا وہ چھوٹا سا کلپ تھا چند سیکنڈ کا. پریڈکشن کر کے جا رہی ہوں کہ انشاءاللہ تعالی آپ کو دیکھیں گے یہ فتنہ بھی ختم ہو رہا ہے, اس فتنے کی فتنہ بازی بھی ختم ہو رہی ہے, اور یہ جو گھس بیٹھے تھے سیاست میں, ان کی سیاست گھٹیا, گالی گلوچ, گھیراؤ, جلاؤ, آگ لگا دو, حملہ کر دو, توڑ دو, پھوڑ دو, مہنگائی, لا قانونیت, ان کے تحفے, یہ سیاست اپنے آخری دموں پہ اور اپنا دم توڑتی جا رہی ہے انشاءاللہ تعالی. تو میرے ذہن میں یہی آیا کہ ڈاکٹر شہباز گل, عمران ریاض خان, بہت سے اور لوگ جو ہیں پاکستان تحریک انصاف کے, سو مچ سو کہ ہندوستانی اوریجن کے بہت ہی ریسپیکٹیبل پروفیسر اشوک سوین ایکیڈیمک ہیں, اپسلا یونیورسٹی سویڈن کے اندر پڑھاتے ہیں, ان کا بھی میں نے ریئیکشن دیکھا تو مجھے ایسا لگا کہ یہ لوگ کچھ اوور ریئیکٹ کر رہے ہیں, شاید تھوڑا سا اس کے ساتھ پولیٹیکلی کھیل رہے ہیں. پھر اچانک میرے ہاتھ میں نے دیکھا وہ ایک لمبا سا کلپ مریم نواز صاحبہ کا جو خاصا لمبا ہے. اس میں مریم نواز صاحبہ کہتی ہیں کہ عمران خان ایک فتنہ ہے, فتنے کو اسلام میں ڈسکرائب کیا گیا ہوا ہے, اسلام میں بتایا گیا ہے کہ فتنہ کیا ہوتا ہے, اور اسلام میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ یہ کلپ میں آپ کو دکھاتا ہوں, اور اسلام میں فتنے کا حل بھی بتایا گیا ہے. اب ظاہر ہے کہ اسلام میں تو فتنے کا جس طرح وہ ریفر کر رہی ہیں وہ تو اس طرح سے ہے کہ جب فتنہ ہے تو اس کو آپ نے جڑ سے اکھاڑ کے پھینکنا ہے, یعنی آپ نے فتنے کو ختم کر دینا ہے, آپ نے فتنے کو ایلیمینیٹ کرنا ہے. اور پھر وہ کہتی ہیں کہ یہ میں پاکستان کے اداروں کو بھی کہہ رہی ہوں, یعنی پاکستان کے فوج کو کہہ رہی ہوں, انٹیلیجنس کو کہہ رہی ہوں, پھر پاکستان کی جوڈیشری کو بھی کہہ رہی ہوں. تو یہاں جو کچھ وہ کہتی ہیں یہ اب ایک پولیٹیکل ریٹرک سے آگے چلا جاتا ہے. جس ٹون اینڈ ٹینر میں وہ بات کرتی ہیں, وہ تو کوئی ویلاگر بھی شاید اس ٹون ٹینر میں بات نہیں کرتا ہوگا, جس حقارت سے وہ بات کر رہی ہیں, جس نفرت سے وہ بات کر رہی ہیں, جو باڈی لینگویج ان کی ہے, تو یہ چیز جو ہے وہ خاصی تشویش کی ایک شکل جو ہے وہ اختیار کرتی ہے. میں سب سے پہلے یہ ٹکڑا جو لمبا والا ٹکڑا ہے میں آپ کو یہاں پہ دکھاتا ہوں. آخر میں اداروں کو بھی یہ میسج دینا چاہتی ہوں کہ عمران خان پاکستان کا سب سے بڑا فتنہ ہے. یہ لوگوں کے بچوں کو مروانا چاہتا ہے اپنی کرسی کی حرص کے خاطر, اپنی حکومت کی خاطر, جس کو جب سے اس سے حکومت گئی ہے یہ پاگل ہو گیا ہے, ہل گیا ہے. تو خدارا ہوش کے ناخن نے اس فتنے سے ڈیل کرنے کا طریقہ قرآن میں موجود ہے. قرآن بتاتا ہے کہ فتنے سے کس طرح ڈیل کرنا ہے. یہ جو مذہب کا, ریاست مدینہ کا یہ جو لبادہ اس نے اوڑا ہوا ہے نا, اس کے اندر سے بہت بھیانک چہرہ برآمد ہوا ہے. تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ تمام اداروں کو بھی اس فتنے کو پہچاننا چاہیے, اس فتنے کے سد باب کے لیے کوشش کرنی چاہیے, کیونکہ عمران کے بچوں کی طرح ہم لوگ نہیں, ہم لوگوں نے اسی مٹی میں جینا ہے, عدلیہ نے بھی اسی مٹی میں رہنا ہے, ان کے بچوں نے بھی اسی ملک میں رہنا ہے, افواج پاکستان کے جوانوں نے بھی اس ملک میں رہنا ہے, ان کے افسروں نے بھی اس ملک میں رہنا ہے, ان کے بچوں نے بھی اس ملک میں رہنا ہے. خدارا اس ملک کو کسی فتنے کے ہاتھوں, کسی فتنے باز کے ہاتھوں یرغمال ہونے سے بچائیں. سب کو ہوش کے ناخن لینا ہوں گے. جی اب سوال یہ ہے کہ مریم نواز کی جو یہ سٹیٹمنٹ ہے, یہ جو ان کے جملے ہیں ایک تقریب کے اندر, یہ کیوں بہت زیادہ سگنیفیکنٹ اور امپورٹنٹ ہیں؟ ہم انہیں محض ایک پولیٹیکل ریٹرک سمجھ کے اگنور کیوں نہیں کر سکتے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ مریم نواز پنجاب کی چیف منسٹر ہیں, عمران خان اڈیالہ جیل میں پنجاب حکومت کے پاس ہیں. یوں عمران خان مریم نواز کے ڈائریکٹلی طور پر قیدی ہیں, اور عمران خان کے اوپر 2 نومبر 2022 میں جو قاتلانہ حملہ ہوا وہ بھی پنجاب میں ہوا, وزیر آباد کے قریب ان کے اوپر وہ حملہ ہوا, اور وہ حملہ ایک ایسے وقت میں ہوا جب عمران خان ایک لانگ مارچ کر کے راولپنڈی آ کے GHQ کے باہر ایک مظاہرہ کرنا چاہتے تھے. اور وہ کیا رہے تھے, وہ کہہ رہے تھے کہ جو نیا آرمی چیف کی تعیناتی اور اپوائنٹمنٹ ہونی ہے, سلیکشن ہونی ہے, وہ میرٹ پہ ہونی چاہیے. یہ ایک زمانی پولیٹیکل سٹیٹمنٹ تھی. بیسیکلی وہ یہ کہہ رہے تھے کہ آرمی چیف انہی جنرلز میں سے لگ سکتا ہے جو ایک سسٹم کا حصہ ہیں, ریٹائرڈ جنرل آرمی چیف نہیں لگ سکتا. وہ کہہ یہ رہے تھے کہ آرمی چیف ظاہر شمشاد ہو سکتے ہیں, جنرل اظہر ہو سکتے ہیں, ایک تیسرے جنرل تھے جن کا نام مجھے اس وقت ذہن میں نہیں ہے, چوتھے نمبر جنرل فیض ہو سکتے ہیں, اور وہ یہ کہہ رہے تھے کہ جنرل عاصم منیر جو سب جانتے تھے کہ 25 تاریخ کو کہ 26 تاریخ ایک دن پہلے 2 دن پہلے ریٹائر ہو رہے ہیں, وہ آرمی چیف نہیں ہو سکتے. ان سیٹس آف سرکمسٹانسز میں جہاں ایک پولیٹیکل ٹگ آف وار ہو رہی تھی بٹوین نواز شریف کی پارٹی جو چاہتی تھی کہ جنرل عاصم منیر کو لایا جائے. ناظرین, ڈاکٹر شہباز گل اپنی آج کی ویڈیو میں بتاتے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف کے MNA چودھری امتیاز منڈی بہاولدین سے جو ہیں ان کی وائف کے ساتھ خفیہ ایجنسی کے
लोगों ने क्या क्या किया, सुनिए शबाज हमारे की एमएनए ज़बानी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, जिनको मुतअद्दिद बार अगवा किया गया, मिसिंग पर्सन किया गया, जाली झूठे मुकदमात के अंदर उन्हें इन्वॉल्व किया गया, और उसके बाद जब वो फिर भी इमरान खान के खिलाफ वोट देने को ना माने, अपना ज़मीर बेचने को ना माने, तो फिर उनके घर पर हमले शुरू कर दिए। आज उनकी अहलिया ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, और वो प्रेस कॉन्फ्रेंस क्या थी, रूह हला के रख दी उस बहन ने। अब आप ये गौर कीजिए कि ये एक बहुत ही मोतबर फैमिली है मंडी बहुद्दीन की, बहुत देर से सियासत में है, और ओवरसीज पाकिस्तानी भी हैं, वहाँ से वापस आए थे पाकिस्तान के अंदर खिदमत करने की गर्ज से। इस खानदान के साथ क्या कुछ किया जा रहा है कि इनकी बीवी ने आज बताया कि मुतअद्दिद बार इनके घर में जो लॉ इन्फोर्समेंट के लोग हैं नकाब पहन कर आ जाते हैं, दरवाजे तोड़ते हैं, अंदर घुसाते हैं। जो उन्होंने फ्रेश एपिसोड बताई, उस फ्रेश एपिसोड में ये था कि वो रात गए, घर में दाखिल हुए 1 बजे के करीब, और सुबह 5 बजे तक रहे, दरवाजे तोड़े गए। जब खातून खाना को पता चला कि वो लोग फिर आ गए हैं, तो उन्होंने कमरे में ले जाकर, अपने कमरे में जाके उन्होंने अपनी कुंडी लगा ली। बाहर बुजुर्ग मुलाजिम था, उसको पकड़ा गया, उसको बरहना किया गया, नंगा किया गया, उसके जिस्म पर इस्त्रियां लगा के, गर्म इस्त्री लगाकर तशद्दुद किया गया, और उससे रिक्वायरमेंट ये थी कि वो जो घर की मालकन है, खातून है, उनको कहें कि वो दरवाजा खोलें। जाहिर है वो जब बेचारा बिलबिलाया और चीखा, तो खातून ने दरवाजा खोला, उनको घसीट के, जी हाँ, बालों से पकड़ के घसीट के कमरे से बाहर फेंका। अंदर 9 साल की बच्ची थी, उसको बेड के ऊपर से बालों से घसीट के बाहर फेंका। 11 महीने का बच्चा था, जी हाँ, आप दुरुस्त सुन रहे हैं मेरे से, 11 माह का छोटा बच्चा था, उसको भी जदो मीन उसको भी मिस हैंडल किया बेड पर। जो खातून बाहर फेंकी थी, उनके साथ फिजिकल हो गए, मतलब उनके पाँव के ऊपर वजन डाल के पाँव रखकर एक मर्द खड़ा हो गया लॉ इन्फोर्समेंट का, और उसने कहा कि अब आप अपने शौहर को फोन करें और उनको कहें वो वापस आएं और हमारी बात सुने। लग ऐसा रहा है कि वोट तो चलें, किसी ने देना है या नहीं देना ये तो मुझे नहीं पता, मीन के वो तो गुजर चुकी तरमीम, वो तो सबको पता है कि चौधरी इम्तियाज ने वोट देना होता तो अभी तक दे चुके होते। लेकिन लग ऐसा रहा है कि किसी की ईगो हर्ट हो गई, वोट तो चलें, खत्म हो गया काम, और चौधरी इजाज साहब ने दिया या नहीं दिया वो मामला तमाम हो गया। लेकिन लग ये रहा है कि किसी की ईगो हर्ट हो गई है, और जिसकी ईगो हर्ट हुई है वो हर पैमाने पर, हर लेवल पर जाकर इजाज चौधरी को किसी ना किसी तरह का सबक सिखाना चाहता है कि आइंदा कोई मेंबर पार्लियामेंट जो है वो जुर्रत ना करे हमारे खिलाफ बात करने की। हमें समझ से बाहर है हमारे कि अगर इन बच्चों को, इन खवातीन को, इन घर वालों को पता होता कि पाकिस्तान के अंदर इनके साथ ये होना है, और इनके बुजुर्गों को पता होता, तो शायद वो हिंदुस्तान से ही ना आते, क्योंकि वहां पर भी मुसलमानों के साथ ये नहीं हो रहा जो यहाँ पर हो रहा है। तो इन हालात के अंदर मैं यही कहूंगा कि जो हमारी रियासत है उन्हें होश के नाखून लेने चाहिए, उन्हें सोचना चाहिए कि वो पाकिस्तानी अवाम के साथ और मुंतखब नुमाइंदों और उनके घर वालों के साथ ये क्या कर रहे हैं, 11 महीने के बच्चों के साथ क्या कर रहे हैं, औरतों के साथ क्या कर रहे हैं। ये यजीदियत है, फरौनियत है, ये ततारी है, ये हो क्या रहा है, और इससे आप करवा के रहिए। जरा आप एक लम्हे के लिए सुनिए कि ये खातून जो है ये क्या क्या रही हैं, तो आपको अंदाजा होगा कि जुल्म जो है वो किस तरह का जो है वो पाकिस्तान के अंदर इस वक्त हो रहा है। सुनिए। में 25 से 30 लोग जो सिविल कपड़ों में थे, सबके चेहरे ढांपे हुए थे, नामालूम अफराद, वो हमारे घर में आए हैं। 2 उनके पास 4x4 गाड़ियाँ थी, एक लैंड क्रूजर थी, 3 होंडा की गाड़ियाँ थी। आते ही उन्होंने हमारे मुलाजिम से मोबाइल छीनी, उनको जमीन पर लटा के लोहे के पाइपों के साथ और डंडे के साथ मारते पीटते रहे हैं, और ये पूछते रहे हैं कि चौधरी इजाज साहब कहाँ हैं और हाजी इम्तियाज साहब किधर हैं। इन्होंने कहा कि चौधरी इजाज साहब तो घर पे नहीं है, वो कहीं काम के लिए निकले हुए हैं, और हाजी इम्तियाज साहब जो है ना वो काफ़ी टाइम से इधर नहीं आ जा रहे। फिर उन्होंने जो है मुलाजिम से पूछा कि घर में और कौन है। उन्होंने कहा कि घर में चौधरी साहब की फैमिली है, वाइफ है, बच्चे हैं। 8 से 10 लोग जो है ना, ये 3rd फ्लोर पे हमारी रिहाइश है, फैमिली पोर्शन है, वहाँ पे गए हैं। मुलाजमीन को मार पीट करके ऊपर लेके गए हैं ज़बरदस्ती। हमारे एक मुलाजम को मेरे बेडरूम के 7 वाले रूम में लटा के नाजेबा हालत में उसकी वीडियो बना